Hello, welcome back to my YouTube channel. This is the second video of Polity series. So do support and subscribe my channel. ये क्वेश्चंस आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे. आप जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लीजिए, एमयू का ले लीजिए, या आप कोई भी लॉ एग्ज़ाम ले लीजिए, या किसी भी तरह का एग्ज़ाम जहाँ पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस लेवल पे प्रीलिम्स में भी आपको नज़र आ जाएंगे जो यूपीएससी में आते हैं क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन इसीलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. आपको ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएंगे. तो इन क्वेश्चंस को सीरियसली पढ़िएगा और समझ के पढ़िएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, अच्छा, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके देख लें, क्योंकि हम पूरे 500 क्वेश्चंस कवर करेंगे. तो एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. फिर लोग काफ़ी लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं. एक वीडियो में 25 क्वेश्चंस ही होंगे सिर्फ. पॉलिटी सीरीज़ के साथ साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी सीरीज़ आएंगी आगे चैनल पर. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. Let's start the video. Question number 26 is, Article 1 of Indian Constitution define India as a. Article 1 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 है वो इंडिया को किस तरीके से डिफाइन करता है. सो द राइट आंसर इज़ बी, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट. राइट आंसर इज़ बी, इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द पैटर्न ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन इन इंडिया कैन बी ट्रेक बैक टू. The right answer is B, the Government of India Act 1935. Right answer is the Government of India Act 1935. Government of India Act 1935 पे 75% ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी डिपेंड करता है इसी एक्ट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू ट्रैवल इज़ ए फंडामेंटल राइट अंडर. राइट टू ट्रैवल एक फंडामेंटल राइट है, तो राइट टू ट्रैवल कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है. सो द राइट आंसर इज़ ए, आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 में राइट टू ट्रैवल को मेंशन किया गया है. आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21. आर्टिकल 14 है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 14 कौन सा है हमारा, इक्वालिटी बिफोर लॉ. आर्टिकल 21 है हमारा राइट टू लाइफ. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ हमारा, राइट टू ट्रैवल इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हु फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन वर. मेंबर जो थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा है, वो कैसे इलेक्ट किए गए थे. सो द राइट आंसर इज़ बी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड. उन्हें पब्लिक ने इलेक्ट नहीं करा था, ना ही वो नॉमिनेट हुए थे, ना ही इस तरह का कोई प्रोसेस हुआ था. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इज़ बी, इनडायरेक्टली इलेक्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय. गवर्नर ऑफ ए स्टेट कब रिमूव कर सकते हैं या कौन रिमूव कर सकते हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो द राइट आंसर इज़ बी, बी इज़ द राइट आंसर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉवरेनिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू. प्रियम्बल में और कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेनिटी वर्ड जो यूज़ किया गया है, ये किसके लिए यूज़ किया गया है. ये वर्ड जो सॉवरेनिटी है, ये किससे बिलोंग करता है. तो ये बिलोंग करता है पीपल्स के लिए, टू दी पीपल्स. तो बी इज़ द राइट आंसर. सॉवरेनिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू दी पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ द मैक्सिमम लिटिगेशन एंड कॉन्ट्रोवर्सीज. इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सबसे ज़्यादा लिटिगेशन और कॉन्ट्रोवर्सीज में रहा था, या फिर आज भी है. ये कह सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ आज भी है. सो बी इज़ द राइट आंसर, राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी, सबको समान अधिकार देने का जो प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, राइट टू इक्वालिटी की, हर नागरिक बराबर है या हर किसी को हम इक्वली
प्रोटेक्ट करेंगे, इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी लोगों ने उस टाइम पर ऑब्जेक्ट किया था और वो लोग आज भी ऑब्जेक्ट करते हैं कि सबको समान अधिकार क्यों। सो अगर इस चीज़ पे या पॉलिटी पे पूरी डिटेल सीरीज़ चाहिए सो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, इस पे हम डिटेल सीरीज़ भी लेकर आ सकते हैं पॉलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज, so the right answer is B. B.N. Rao is the constitutional advisor of the Constituent Assembly. कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? B.N. राव। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो ऑप्शन में दिया, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कौन थे? चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। और फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और इसका राइट आंसर क्या है? बी इज़ द राइट आंसर। B.N. राव जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। कौन सा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स होती हैं राज्यसभा में? सो द राइट आंसर इज़ उत्तर प्रदेश। बी इज़ द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश इज़ द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं राज्यसभा के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे। आप अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर से। क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं आपसे, MCQ में जो पूछे जाते हैं वो इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव में। लॉ एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, पॉलिटी काफ़ी पूछी जाती है लॉ एग्ज़ाम में। या आप जामे का पॉलिटी बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का ले लीजिए पेपर, वहाँ पर तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर जगह नज़र आएंगे। या फिर बी ऑनर्स LLB ले लीजिए, ये जितने भी BA के कोर्सेज़ हैं उन सब में आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा। सो फिर से एक बार याद दिला दूँ, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राज्यसभा मेंबर आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो कितने पीरियड के लिए या कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं? सो द राइट आंसर इज़ डी। डी इज़ द राइट आंसर। 6 years। 6 years। 6 year इज़ द राइट आंसर। राज्यसभा मेंबर कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं? 6 साल के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI इज़ ए। राइट टू इन्फॉर्मेशन कौन सा राइट है? सो द राइट आंसर इज़ बी, स्टैट्यूटरी राइट। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द चेयरमैन ऑफ ए फंडामेंटल राइट सब कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज। चेयरमैन कौन थे फंडामेंटल राइट सब कमीशन के? चेयरमैन कौन थे? हमारे जो चेयरमैन थे वो थे GB कृपलानी। डी इज़ द राइट आंसर। JB कृपलानी। डी इज़ द राइट आंसर। चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल सब कमीशन, सब कमिटी द फंडामेंटल राइट ऑफ द सब कमिटी के चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के? वो थे GB कृपलानी। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स इन इंडिया। इंडिया में वोटिंग जो होती है, सो हम वोटर ID कार्ड बनवाते हैं ना, वोटर ID कार्ड और वोटर लिस्ट जो आती है उस रजिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सो द राइट आंसर इज़ डी। डी इज़ द राइट आंसर, इलेक्शन कमीशन। ये सारी चीज़ें, इलेक्शन का प्रोसेस, ये तो आपको पता ही होगा कि इलेक्शन का सारा प्रोसेस किसके अंडर आता है? इलेक्शन कमीशन के अंडर आता है। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ The next question is which one of the following offices is held during the pleasure of the President of India? इनमें से कौन सी ऑफिस के लिए अपॉइंट करना एक प्रेसिडेंट के लिए प्लेजर या फिर ऑनर की बात होती है? सो द राइट आंसर इज़ बी, गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंट करना एक प्रेसिडेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्लेजर या फिर ऑनर की बात होती है। किसे चुना? गवर्नर ऑफ ए स्टेट। So the right answer is B. The next question is
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे थे? ये तो आप लोग को शायद पता ही होगा। हु इज़ द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो द राइट आंसर इज सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ये वो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। सो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड। सो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the significance of May 13, 1952 with regarding to Indian polity? May 13, 1952 को इंडियन पॉलिटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था? सो ए इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा। May 13, 1952 को फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा हुई थी। और लोकसभा बन के तैयार कब हो गई थी? 17 अप्रैल 1952 को बन के तैयार हो गई थी लोकसभा। पर हमारी फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। क्या हुई थी? फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा। सो ए इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा इज़ द राइट आंसर। ये भी याद रखिएगा कि हमारी लोकसभा बन के तैयार कब हुई थी? 17 अप्रैल 1952 को। और हमारी फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा कब हुई थी? May 13, 1952 को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मोटो क्या है? अब बहुत लोग सोचेंगे सत्यमेव जयते होगा। नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये गलत है। सत्यमेव जयते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मोटो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मोटो क्या है? डी इज़ द राइट आंसर। या तो धर्म सेतु जया, या तो धर्म सेतु जया इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट का मोटो है या तो धर्म सेतु जया। सत्यमेव जयते आई नो बहुत लोगों को लगेगा, पर ये नहीं है, ये नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का मोटो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मोटो है या तो धर्म सेतु जया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फिस्फोलॉजी? सो ए इज़ द राइट आंसर, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ इलेक्शन वोटिंग एट्सेट्रा। स्टडीज़ पर अगर आपको वीडियो चाहिए अलग से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस पर भी वीडियो आएगी चैनल पे, बहुत जल्द आएगी। सारी जितनी भी स्टडीज़ होती है इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ पे ये वीडियो एक सेपरेट वीडियो ज़रूर आएगी, जिसमें आपको डिटेलिंग के साथ बताया जाएगा कि कौन सी स्टडी किससे रिलेट करती है। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में स्टडीज़ भी पूछी जाती हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको नज़र आ जाएंगे कि इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं, या फिर मून की स्टडी को क्या कहते हैं, मैप जो बनाते हैं, मैप मेकिंग करते हैं, उसकी स्टडीज़ को क्या कहते हैं, या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो स्टडी करते हैं उसकी स्टडीज़ को क्या कहते हैं। सो जितनी भी स्टडीज़ होती हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चंस रहेंगे उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। सो दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? सो डी इज़ द राइट आंसर, राइट टू वर्क इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वेलिटी, ये तीनों हमारे क्या हैं? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट टोटल कितने हैं? टोटल फंडामेंटल राइट 6 हैं और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ड्यूटीज़ कितनी हैं? ड्यूटीज़ हैं हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट ओरिजिनली 7 थे, उसी तरह ओरिजिनली जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ड्यूटीज़ कितनी थी ओरिजिनली जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो थी 10। एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई है, तो हमें जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी जाती हैं वो कितनी दी जाती हैं? 11। पर ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग थी वो कितनी थी? 10। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आर्टिकल 51A, पार्ट है हमारा पार्ट 4A। आर्टिकल 51A पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़।
फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल कितनी है 11। और किसके आर्टिकल है, ये है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। ये हमारा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन समझ के ज़रूर याद रखिएगा, लेकिन आने वाली सीरीज़ में ये क्वेश्चन भी आपको दिख जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे क्वेश्चन, तब हम डिटेलिंग और ज़्यादा डिटेलिंग में उस पर बात करेंगे। अभी ये याद रख लीजिए, इसका आंसर क्या है डी। फंडामेंटल राइट टोटल कितने होते हैं 6, पर इसमें पूछा गया है नॉट वर्ड यूज़ कर लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट, तो राइट टू वर्क इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कौन सा हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, ये तो 3 हो गए। और 3 और है, राइट टू प्रॉपर्टी भी था, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया गया था। तो टोटल अभी कितने हैं, अभी हमारे फंडामेंटल राइट हैं 6। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उसे भी याद रखेंगे, आने वाली वीडियोज़ में उस पर और अच्छे से डिटेलिंग में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए हस्बैंड एंड वाइफ हैव ए राइट टू ईच अदर कंपनी, दिस राइट इज कॉल्ड। हस्बैंड और वाइफ को एक साथ रहने का जो राइट दिया गया है उस राइट को हम क्या कहते हैं। सो डी इज़ दी राइट आंसर, कंजुगल राइट। हस्बैंड वाइफ साथ में रह सकते हैं मैरिज के बाद, इसको क्या कहते हैं, इस राइट को क्या कहते हैं, दिस राइट इज कॉल्ड कंजुगल राइट। डी इज़ दी राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी ड्यूटीज़ आर प्रोवाइडेड अंडर द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे पार्ट 4 लिखा है, सिर्फ पार्ट 4 ए नहीं है, क्योंकि 11 जो ड्यूटी ऐड करी गई थी वो पार्ट 4 ए के उसमें ऐड करी गई थी। सो यहाँ पर पार्ट 4 लिखा है सिर्फ। सो द राइट आंसर इज़ ए। यहाँ पे ओरिजिनली पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में कितनी थी, तो ए इज़ द राइट आंसर 10। ए इज़ द राइट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटी आर प्रोवाइडेड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ 10। और अभी पार्ट 4 ए के तहत कितनी हमारे पास 11, और ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी दी गई थी 10। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ए। ए इज़ द राइट आंसर। 10 इज़ द राइट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोवाइडेड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ 10। सो याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पे और अच्छे से बात करेंगे। और अगर पॉलिटी सीरीज़ डिटेल में आई, आप लोगों ने ऐसा डिमांड करा या कुछ कहा, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा। तो अगर डिटेल में ही लेकर आए सीरीज़ तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी इसे MCQ फॉर्म के उसमें ही याद रखिए थोड़ा सा, बस कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिल्कुल भी नहीं। कन्फ्यूज़न हो अगर तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं कमेंट के रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से कौन सी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सो डी इज़ द राइट आंसर। प्लानिंग कमीशन जो है हमारी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और इलेक्शन कमीशन, ये सब क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर प्लानिंग कमीशन जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ अप्लाई इन दी स्टेट। इंडिया में एक ही स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लगता है, एप्लीकेबल है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये कौन सा है, ए, गोवा। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे सकती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अगर मैं समझाने पर आई तो। सो अभी इतना याद रखिए कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल कौन से स्टेट में है, वो है गोवा में। ए इज़ द राइट आंसर, गोवा इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया इज़। इंडिया में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है वो कौन होते हैं। सो ए इज़ द राइट आंसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये हमारे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, हाउ मैनी लैंग्वेज आर देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस एडेड हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर, 22। कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडियन 8th शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 लैंग्वेजेस। शेड्यूल भी याद रखिएगा, लैंग्वेजेस का शेड्यूल है हमारा 8th शेड्यूल एंड 22 लैंग्वेजेस।
languages, 8 schedule and 22 languages. सो यहीं पर वीडियो एंड करते हैं. आगे मिलेंगे. आपको इस सीरीज़ पर डेली वीडियो मिलेगी ताकि हम जल्दी जल्दी कवर कर लें. और अब से चैनल पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी सीरीज़ आएंगी और उसके अलावा जनरल नॉलेज की भी सीरीज़ लेकर आएंगे हम. और जो भी स्टडीज़ होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी ऊपर कि मून की स्टडी को या यूनिवर्स की स्टडी को, इन सब की स्टडीज़ को क्या कहते हैं, उसके बारे में पूरी अच्छे से डिटेलिंग में बताएंगे हम आपको. और सो इन सब पे आपको आगे देखने को मिलेंगी चैनल पे वीडियो. सो इस चीज़ के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपको डे टू डे अपडेट मिलता रहे और आप बिल्कुल अप टू डेट रहें, अच्छे से पढ़ाई करें. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.